हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोलिक्स के एक नए चैप्टर फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा, थोड़ा उसको भी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं, पहला गैस मैकेनिक्स और दूसरा हाइड्रो मैकेनिक्स। तो हम लोगों को गैस मैकेनिक्स पढ़ना नहीं है, गैस मैकेनिक्स हम लोगों को पढ़ना नहीं है, हम लोगों को हाइड्रो मैकेनिक्स पढ़ना है। तो हाइड्रो मैकेनिक्स के कितने पार्ट होते हैं? हाइड्रो मैकेनिक्स के 3 पार्ट होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स और हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, यानी कि द्रव स्थितिकी, द्रव गतिकी और द्रव शुद्ध गतिकी। तो हमने इस वाले भाग को पढ़ लिया, पीछे हाइड्रोस्टैटिक्स को पढ़ लिया कि जब द्रव विरामावस्था में है तो उसमें कैसे फोर्स निकाला जाएगा। इसमें के अंतर्गत हमने पास्कल्स के नियम को पढ़े, द्रव दाब के नियम को पढ़ा, U2 मैनोमीटर, अन्य बैरोमीटर, अन्य उपकरणों से हमने क्या किया, प्रेशर को फाइंड करना सीखा। अब हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ना है। ठीक है, यानी कि जब द्रव गति की अवस्था में हो तब वह कैसा व्यवहार करेगा। अभी तो हमने पढ़ा हाइड्रोस्टैटिक्स, यानी कि जब द्रव स्थिर था उस समय हमने द्रव के व्यवहार को पढ़ा। अब हम हाइड्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे कि जब द्रव क्या होगा, गतिमान अवस्था में होगा। तो हम आज इसके अंतर्गत हाइड्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि हाइड्रोडायनेमिक्स होता क्या है। तो हाइड्रोडायनेमिक्स, इसका मुख्य उद्देश्य द्रव के किसी मात्रा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक गुरुत्व या अन्य बाह्य बलों के प्रभाव में बहने के विषय में अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो हाइड्रोडायनेमिक्स है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि कोई भी द्रव का मात्रा, किसी जब भी फ्लूइड फ्लो होगा कोई उसकी मात्रा होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वह 2 प्रकार से जो है कि फ्लो हो सकता है। पहला, या तो वो स्वयं ग्रेविटी के कारण होगा फ्लो, या तो उस पर बाह्य फोर्स लगेगा, पंप द्वारा लगेगा। तो जैसे हम जानते हैं कि जो फ्लो होता है 2 प्रकार से होते हैं, एक तो स्वतः होते हैं ग्रेडियंट के कारण, जैसे नदी, और जैसे यहाँ पर अगर ये क्या है, स्लोप के कारण। स्लोप के कारण ग्रेविटी के कारण या कह सकते हैं, या स्लोप के कारण कैसे होता है, जैसे यहाँ से अगर हम द्रव को छोड़े तो धीरे धीरे क्या होगा, द्रव बाहर यानी कि इधर नीचे फ्लो होगा, तो ये ग्रेविटी के कारण होगा। लेकिन अगर हमें इसी द्रव को अब ऊपर भेजना हो तो हमें बाह्य बल लगाना पड़ेगा, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप, बहुत से पंप आते हैं। तो हम पंप द्वारा क्या करेंगे, उस द्रव को ऊपर भेज सकते हैं। तो इन या तो वो गुरुत्व के कारण फ्लो होगा, या तो जब प्रेशर के कारण, बाह्य बल के कारण फ्लो होगा, तो उसके व्यवहार कैसा होगा, तो उसका भी हम अध्ययन किसमें के अंतर्गत करेंगे, हाइड्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत करेंगे। अब हम जानेंगे कि जब द्रव बह रहा है, जब द्रव बहेगा, फ्लो होगा, तो उसका व्यवहार किस प्रकार से करेगा। जैसे बहने का तो गतिमान होना, तो जैसे हम जानते हैं कि कोई भी अगर वाहन ही ले, वो गतिमान होता है, तो क्या होता है उसमें उसके टायरों और सड़क के बीच में घर्षण लगता है। तो हम यहाँ पर जानेंगे वैसे ही द्रव भी जब बहता है तो उनके जो लेयर होते हैं और जो अणु होते हैं उनके बीच, अणुओं के बीच भी क्या होता है, घर्षण लगता है। अब आइए जानते हैं कि जब कोई तरल पाइप या खुली नली में बहता है तो इसका प्रवाह 2 प्रकार के घर्षण से प्रभावित होता है। इसका मतलब कि जब कोई तरल है, द्रव है, जैसे खुली नली का मतलब यहाँ हो गया नदी, नहर, नाले, इसको क्या बोलेंगे, खुली नली बोलेंगे। तो पाइप या नली में जब बहता है तो उसमें भी घर्षण उत्पन्न होता है, उनके कड़ों के बीच और पाइपों के बीच घर्षण उत्पन्न होता है। जैसे अगर वाहन ही चलता है, ठीक है, वाहन जब चलता है तो यहाँ पर जो टायर और सड़क के बीच एक घर्षण लगता है कि नहीं। ये घर्षण क्या करता है कि इस गतिमान वस्तु को क्या करता है, गतिमान पहिए को क्या करता है, रोकने का प्रयास करता है। धीरे धीरे क्या करता है, अगर हम किसी भी चक्के को चलाकर छोड़ दें तो धीरे धीरे क्या होगा, वो एक स्थान से जाने के बाद रुक जाएगा। क्यों, घर्षण लगेगा इन टायर और सड़क के बीच में। तो इसी प्रकार से जब द्रव भी बहता है तो इसमें भी घर्षण लगता है। पहला किस प्रकार का लगता है,
तरल की श्यानता के कारण उनके कणों में घर्षण। अब चूँकि जो तरल होता है उसमें श्यानता विस्कोसिटी की गुण पाई जाती है, तो उनके कणों के बीच भी घर्षण होता है। हम जानते हैं कि जो द्रव होता है लेयरों के रूप में चलता है। कैसे चलता है? लेयरों के रूप में चलता है। बहुत से लेयरों से मिलकर, जैसे एक किताब बहुत से पेज से मिलकर बनी होती है, वैसे ही जो द्रव होता है बहुत पतली पतली लेयरों से मिलकर के बनी होती है। अब यहाँ पर जब द्रव क्या होगा, फ्लो होगा। हमने विस्कोसिटी को पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर अगर द्रव फ्लो हो रहा है तो अब क्या होगा, इन दोनों सतहों के बीच में क्या होगा कि एक घर्षण उत्पन्न होगा जो इनके गति को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, जिसको हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। दूसरा क्या है, तरल एवं दीवार के बीच घर्षण। जैसे अब यह द्रव है तो या तो पाइप में फ्लो होगा या तो किसी नदी नहर नाले में फ्लो होगा। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर यही द्रव जो है यह पाइप में फ्लो हो रहा है, ठीक है, किसमें फ्लो हो रहा है, पाइप में फ्लो हो रहा है, तो अब ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पहला तो इनके खुद लेयरों के बीच में, इनके खुद अणुओं के बीच में घर्षण बल है, द्रव के अणुओं के बीच में घर्षण है। और दूसरा जो घर्षण उत्पन्न होगा इन यानी द्रव के और इस पाइप के सतह के बीच में घर्षण उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से हमने जाना कि जो द्रव होते हैं, जब द्रव फ्लो होता है तो उसमें दो प्रकार का घर्षण उत्पन्न होता है। पहला द्रव के अणुओं के बीच में ही पहला घर्षण उत्पन्न होगा, और दूसरा जो है कि द्रव के अणुओं और जो पाइप है, खुली हो सकती है या बंद पाइप के अणुओं के बीच में घर्षण बल उत्पन्न होता है। अब जब द्रव बहता है तो बहते समय उस पर क्या क्या प्रभाव, कौन कौन से कारक होते हैं जो उसके प्रवाह को प्रभावित करते हैं, उसको हम जानते हैं। द्रव प्रवाह, द्रव की श्यानता, दाब अंतर, प्रवाह तथा प्रवाह मार्ग की अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। यानी जब द्रव प्रवाहित होता है तो कौन कौन सी बातें, द्रव की श्यानता निर्भर करती है उस पर, द्रव के प्रवाह पर, दाबांतर निर्भर करता है, और प्रवाह मार्ग की अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन पर कि वह कैसा है। इसको हम समझते हैं कि श्यानता किस प्रकार से प्रभावित करती है। द्रव जब बहता है तो श्यानता किस प्रभावित करती है। मान लेते हैं एक जल है और दूसरा क्या है, शहद है, ठीक है। अब इन दोनों का अगर हम प्रवाह की बात करें तो श्यानता किस प्रकार से प्रभावित करती है, हम इसको जानने वाले हैं। तो अब जल है और शहद है, ठीक है, इसकी श्यानता क्या होगी, अधिक होगी। शहद की श्यानता क्या है, अधिक है, और जल की श्यानता विस्कोसिटी क्या है, कम होती है। अब जल को और शहद को किसी समान ग्रेडियंट पर क्या करें, छोड़ दें, ठीक है। इसको भी हम क्या करें, छोड़ दें, जल को भी गिराएं और शहद को गिराएं, तो हम देखेंगे कि जल यहाँ से यहाँ तक तीव्र गति से पहुँच जाएगा, जबकि शहद की बात करें तो शहद यहाँ से यहाँ तक आने में उसको अधिक समय लगेगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि द्रव के प्रवाह में श्यानता भी प्रभावित करती है। अब हम बात करते हैं दाबांतर की। दाबांतर का अंतर किस प्रकार से प्रभावित करता है। अगर हम मान लेते हैं एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप है, ठीक है, यहाँ पर, अब यहाँ पर मान लेते हैं 100 किलो पास्कल का दाब है, ठीक, और यहाँ पर कितना है, 1000 किलो पास्कल का दाब है, ठीक। हम जानते हैं कि जो प्रवाह होता है वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। प्रवाह किधर से होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो इधर देख रहे हैं हाई प्रेशर है और इधर लो प्रेशर है, यानी कि प्रवाह किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। तो जब दाब अंतर अधिक होगा तो यहाँ पर फ्लो का जो रेट होगा वह भी अधिक होगा, यानी कि जब दाबांतर अधिक होगा तो फ्लो रेट भी अधिक होगा। अगर कम दाबांतर होगा तो फ्लो रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जानेंगे कि द्रव के प्रवाह में अनुप्रस्थ काट, यानी कि जो जिस मार्ग में बह रहा है उसके अनुप्रस्थ काट पर भी निर्भर करता है। तो अनुप्रस्थ काट का मतलब जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई पाइप ले लीजिए, ठीक है, अगर मान लेते पाइप ले लेते हैं इतने डाया का, अब हम जैसे इसको जब दबाएंगे तो देखते हैं कि वहाँ पर अगर मान लीजिए नॉर्मल स्थिति में कोई पाइप है, यहाँ पर क्या है, इसका
गिर रहा है, पानी क्या है इस प्रकार से प्रवाहित हो रहा है, वेग क्या है यहाँ पर कम है। अब हम इसके डाया को कम कर दें, ठीक है, डाया को क्या कर दें, कम कर दें, या इसको दबा दें। जैसे आप गाड़ी धोने वाला क्या करता है, जब उसको दबा देता है तो अधिक दूर तक अधिक वेग से निकलता है। तो इस प्रकार से जब यहाँ पर डायामीटर कम हो जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे ये दूर तक पानी और जाएगा, कहाँ तक जाएगा, और दूर तक जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि द्रव की प्रवाह में द्रव की श्यानता, विस्कोसिटी, प्रेशर डिफरेंस और जो है कि क्रॉस सेक्शन भी क्या कर रहा है, द्रव के प्रवाह पर निर्भर कर रहा है। अब आइए जानते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लिक्विड फ्लो और हाइड्रोडायनेमिक्स, द्रव गतिकी या प्रवाह के मूल सिद्धांत। इसका मतलब जैसे हमने द्रव स्थितिकी हाइड्रोस्टैटिक्स में पढ़ा कि जब द्रव स्थिर होता है तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर का मान बढ़ता जाता है। तो हर जो है कि सिद्धांत वहाँ पर एक फॉलो कर रहा था, ठीक है, H प्रोपोर्शनल टू P। तो इसी प्रकार से अब जब द्रव प्रवाहित होगा तो यहाँ पर भी कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं, वो हमेशा क्या होंगे, फॉलो होंगे। तो आइए हम इन सिद्धांतों को जानते हैं एक एक करके। तो पहला क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लो, प्रवाह में द्रव्यमान की अविनाशता का सिद्धांत। तो यह क्या होता है, या इसको हम कहते हैं प्रवाह में मात्रा की अविनाशता का सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लो क्या होता है, जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं जितना द्रव इसमें प्रवेश करेगा, इंटर करेगा, उतना ही बिंदु बी से एग्जिट होगा, यानी यहाँ से बाहर निकला। मान लेते हैं कि अगर यहाँ से 1 kg, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 kg द्रव प्रवेश किया तो इतने ही मात्रा में यहाँ पर भी हमें जो बाह्य बिंदु होगा जहाँ पर एग्जिट करेगा वहाँ पर भी हमें 1 kg ही द्रव मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। यानी कि मात्रा क्या होगा, कभी ख़त्म नहीं होगी, यानी कि इसका विनाश नहीं होगा बीच में कहीं पर भी, यानी जितना द्रव प्रवेश करेगा उतना ही द्रव हमें यहाँ पर फ्लो होगा। और दूसरा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा अविनाशता का सिद्धांत, यानी ऊर्जा प्रत्येक बिंदु पर हम क्या होगा, वह समान होगा। चाहे यहाँ पर किसी भी बिंदु पर हम फाइंड करें तो ऊर्जा हमेशा क्या होगा कि समान होगा। हो सकता है वहाँ पर गतिज ऊर्जा कम हो, स्थितिज ऊर्जा अधिक हो, या किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा कम हो, गतिज ऊर्जा अधिक हो, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर उसका टोटल किया जाएगा तो वह एनर्जी क्या होगी, वह समान होगी। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर जो एनर्जी होगी वही एनर्जी यहाँ पर भी होगी, तो यानी कि इसका विनाश नहीं होगा, इसका अंत नहीं होगा। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी प्रत्येक बिंदु पर जो ऊर्जा है वह समान होगा, कम नहीं होगा। अब आइए हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग अविनाशता का सिद्धांत। इसका मतलब यही है, संवेग अविनाशता का सिद्धांत यही होता है कि जैसे कोई द्रव नली ओपन नली में बहेगा या तो क्लोज नली में बहेगा, तो उसमें क्या होगा, जो उसका संवेग होगा, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, यही होता है ना संवेग, संवेग यही होता है, ठीक है। संवेग यानी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल प्रत्येक काट पर क्या होगा, समान होगा। इसका मतलब यही है, संवेग अविनाशता का सिद्धांत यही है कि प्रत्येक काट पर, अनुप्रस्थ काट पर क्या होगा, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होगा, समान होगा। यही द्रव अविनाशता का सिद्धांत है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो के इंट्रोडक्शन को पढ़ा। इसी प्रकार से हम आगे इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।